हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 7 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर नोटिफाइड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए कौन से सेक्टर को नोटिफाई किया गया है? फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टार्टअप्स एंड फोर्थ एमएसएमईज। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी बी 1, 3 एंड 4। अब देखिए, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो पुअर सेक्शंस है, जो ऐसे सेक्टर्स है कि जिनको क्रेडिट फैसिलिटी इजीली नहीं मिलती या फिर उसका वॉल्यूम जो है वो कम है, तो ऐसे सेक्टर्स को आरबीआई जो है वो एज अ प्रायोरिटी सेक्टर नोटिफाई करते हैं। देन द बैंक्स विल हैव टू prioritize these sectors for further credit inflow, right? तो मतलब ये जो सेक्टर्स है उनको जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जब वो लोन डिसबर्स करते हैं, राइट? सो दीज सेक्टर्स आर प्रायोरिटाइज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसके अंदर टोटल 8 ब्रॉड कैटेगरीज है। सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, तो ये फर्स्ट करेक्ट होगा। फिर उसके बाद है एक्सपोर्ट क्रेडिट, देन थर्ड इज एमएसएमई, तो ये करेक्ट होगा। फिर उसके बाद है एजुकेशन, देन देर इज रिन्यूएबल एनर्जी, फिर उसके बाद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन हाउसिंग सेक्टर एंड अदर्स कैटेगरी, राइट? तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो दिए गए हैं एज इट इज, दे आर करेक्ट। स्टार्टअप्स जो है दे हैव बीन रिसेंटली एडेड इनटू द पीएसएल कैटेगरी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट? सो यस्टरडे आरबीआई ने ये जो स्टार्टअप्स है उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड किया है। सो हमारा आंसर होगा 1, 3 एंड 4। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो आरबीआई की जो कमिटी की मीटिंग है उसके अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। दीज आर दी हाईलाइट्स ऑफ दैट डिसीजन, जो यहाँ पे कहा गया है कि स्टार्टअप्स आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड लीड टू क्रेडिट इन्फ्यूजन इन द इकोनॉमी? मतलब इनमें से कौन से स्टेप की वजह से इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट इन्फ्यूज होगा? फर्स्ट, इंक्रीज इन रेपो रेट, सेकेंड, इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, थर्ड, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो एंड फोर्थ, रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेप की वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगी। आंसर होगा डी, रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, रेपो का मतलब ये होता है कि इट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट? और रिवर्स रेपो का मतलब ये होता है कि अ रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब अगर ये रेट जो है रेपो रेट वो ज्यादा होगा, अगर उसको आप इंक्रीज करते हैं, देन इट विल बिकम मोर कॉस्टलियर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो मतलब वो आरबीआई के पास से पैसे नहीं लेंगे, देन दे विल नॉट पास ऑन दिस बेनिफिट टू द कस्टमर्स, राइट? सो इट विल नॉट infuse the credit, rather it will reduce the credit infusion in the economy, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई दे वुड नॉट पास ऑन दिस बेनिफिट टू द कस्टमर। तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है, इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। अब अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, देन दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल पार्क देयर मनी विद द आरबीआई, क्योंकि वहां से उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो वो ये बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को नहीं देंगे, इंस्टेड दे वुड पार्क देयर मनी विद द आरबीआई। तो सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिजर्व्ड बाय द आरबीआई फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर वो इंक्रीज होगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक की कैपिटल जो है वो कम होगी, हेंस इट विल नॉट इन्फ्यूज क्रेडिट इनटू द इकोनॉमी। रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है, देन द बैंक विल विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द आरबीआई and they will pass on this benefit to the customer.
तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जो है वो रिड्यूस करके 3.35% किया है। सो इसकी वजह से क्रेडिट इन्फ्यूज होगी इकोनॉमी में, हेंस द आंसर विल बी डी, रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट। अगेन यहां पे जो आरबीआई की मीटिंग हुई है, देन दी आरबीआई डिसाइडेड टू नॉट टू चेंज दी की पॉलिसी रेट्स, राइट, और उस वजह से ये रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द ऑफिस ऑफ कैग। सेकंड, कैग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड, कैग ऑडिट्स ओनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे। द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए कैग जो है उसका फिक्स टेन्योर रहता है ऑफिस का, दैट इज 6 इयर्स, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स, राइट। तो फिक्स टेन्योर है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड जो है वो भी गलत है, बिकॉज द कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, right, but the office of CAG or the person who is appointed as CAG can be removed only in the like manner of removal of judge of Supreme Court। मतलब कि जिस बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं, उसी बेसिस पे आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को निकाल सकते हैं। कौन से ग्राउंड्स है? देयर आर 2 ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये दोनों ग्राउंड्स पे ही आप किसी भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को निकाल सकते हैं। उसके लिए भी पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ेगा, एंड देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब यहां पे ये कहा गया है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब कैग को निकाल सकता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज कैग ऑडिट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, along with that it also audits consolidated fund of state governments and consolidated fund of union territories also, right। तो मतलब ये कहना कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करता है, ये बात गलत है। सो आवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। अब नए कैग को अपॉइंट किया है रिसेंटली, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, उनको अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है, एंड जो फॉर्मर बीजेपी के मिनिस्टर है मनोज सिन्हा, उनको जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? फर्स्ट, autonomous district councils are empowered to collect land revenue within their territorial jurisdiction. Second, it is the responsibility of governor of all states under the 6th schedule to ensure that the acts of parliament do not apply to these states। मतलब कि जो 6th शेड्यूल के अंदर स्टेट्स है, उनके गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून वहां पे लागू नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी ए, 1 ओनली। अब देखिए ट्राइबल एरियाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6th शेड्यूल में ये प्रोविजन है दैट द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कैन बी फॉर्म्ड, जो वहां पे कुछ नॉर्मल लॉज है वो बनाएंगे, अलॉन्ग विद दैट दे आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू विद इन दैट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एज यू आर अवेयर देर आर 4 स्टेट्स अंडर 6th शेड्यूल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। अब आसाम के केस में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर टू एंश्योर दैट नाइदर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉर द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाइज टू द ट्राइबल एरियाज। सो आसाम के केस में ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नर के पास है। इन दीज 3 states it is the responsibility of president to ensure that neither the act of parliament applies to the tribal areas, and in case of act of state legislature it is the responsibility of governor। मतलब कि आसाम के अंदर
पार्लियामेंट या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के कानून वहां पे लागू नहीं होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नर की है। बाकी के जो 3 स्टेट है वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लासिफाई किया गया है। प्रेसिडेंट जो है उनका काम होगा कि पार्लियामेंट के कोई कानून लागू नहीं होंगे, एंड गवर्नर जो है उनका काम होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के कोई कानून लागू नहीं होंगे। तो यहां पे ये कहा गया है कि सभी स्टेट के अंदर गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सो आवर आंसर विल बी ए, 1 ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, अरुणाचल सीएम खांडू 6 डिस्कशन ऑन ऑटोनॉमस काउंसिल्स। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में अभी डिबेट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेकेंड, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। थर्ड, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द संथानम कमिटी। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो द आंसर विल बी सी, 1 एंड 3। अब देखिए यहां पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीबीआई की है, बट अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज सीबीआई के लिए पार्लियामेंट ने कोई अलग से कानून नहीं बनाया है। इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, राइट। तो अर्लियर जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर से पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और वहां से सीबीआई को पावर्स मिलते हैं। सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड हेंस द सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है। जब संथानम कमिटी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर रिपोर्ट दिया था 1962-64 में, तो उस टाइम पे ये रेकमेंड किया गया था टू एस्टैब्लिश सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो द आंसर विल बी सी, 1 एंड 3। सो सीबीआई जो है वो काफी न्यूज में है। अभी सीबीआई के पास ये जो पालघर के अंदर मॉब लिंचिंग का इंसिडेंस हुआ था उसका भी केस है, एंड काफी सारे हाई प्रोफाइल केसेस को सीबीआई अभी डील कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020? ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मर्स ग्लोबली इन टर्म्स टू स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में इंडिया जो है वो टॉप 10 परफॉर्मर्स में आता है इस रिपोर्ट के मुताबिक। सेकेंड, इंडिया इज लाइकली टू अचीव ऑल द ग्लोबल न्यूट्रिशनल टारगेट्स विद इन टारगेटेड टाइम। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। द आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नॉर 2। अब देखिए यहां पे ये जो कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मर्स, ये गलत है। ये जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली मई 2020 में रिलीज हुआ था, और वहां पे ये फाइंडिंग्स मिले थे, इंडिया इज अमॉन्ग द वर्स्ट परफॉर्मर्स एंड इट इज अमॉन्ग द 88 कंट्रीज विच आर लाइकली टू मिस देयर टारगेट रिलेटेड टू ग्लोबल न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये टॉप परफॉर्मर्स जो है वो स्टेटमेंट गलत है, और यहां पे ये भी पता चल जाता है कि इंडिया इज नॉट लाइकली टू अचीव ऑल द टारगेट्स। तो ये सेकंड जो है वो भी गलत है। एक्चुअली ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है उसके अंदर टोटल 4 टारगेट्स है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू स्टंटिंग अंडर 5 चिल्ड्रन। सेकेंड इज रिलेटेड टू चाइल्ड ओवरवेट। थर्ड is related to anemia among women, and fourth is related to exclusive breastfeeding, right? तो it is likely that India will miss all these 4 targets. So ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। एक्चुअली स्टंटिंग जो है उसके अंदर इंडिया का रैंक है बॉटम 3 के अंदर, राइट। और इंडिया में विद इन कंट्री डिस्पैरिटी जो है इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग इट इज हाईएस्ट। सो अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पे 40% डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग। सो आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2।
तो आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल दिया गया है, एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया, जहां पे क्रॉनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी सिचुएशन की बात की गई है इंडियन कंटेक्स्ट में, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019? ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, India's performance has improved over the last decade. Second, the overall result of South Asia has improved due to India's performance. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। सो इंडिया वाज एट 93rd रैंक इन 2015। ये जो 2019 का रिपोर्ट है जहां पे इंडिया का रैंक है 102, राइट। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 2000 में इंडिया का रैंक था 83 और 2019 में है 102। अगर लास्ट डेकेड की बात करें सो 2010 में 95th रैंक था, तो मतलब कि इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हुआ है ओवर द लास्ट डेकेड। सो इट हैज नॉट इंप्रूव्ड, इट हैज बीन वर्सनड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। सो 2000 में हमारे पीछे 30 कंट्रीज थे जो अभी रिड्यूस होके 15 कंट्रीज है। सो अमॉन्ग दी 117 कंट्रीज इंडिया का रैंक जो है वो 102nd है। सो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं इन दी ब्रिक्स कंट्रीज एंड अवर नेबरिंग कंट्रीज, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा रैंक जो है वो ब्रिक्स नेशंस एंड हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उस सभी में सबसे कम रैंक है हमारा, राइट। इवन पाकिस्तान फेयर्ड बेटर देन इंडिया। फिर ब्रिक्स कंट्रीज जो है उसमें भी इंडिया से बेटर रिजल्ट्स है, राइट। सो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो सभी कंट्रीज की कंपैरिजन में काफी पुअर है। सो आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। जैसा कि हमने देखा कि परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव नहीं हुआ है। एंड अगर हम परफॉर्मेंस इन साउथ एशिया की बात करें सो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है और इंडिया के पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल साउथ एशिया का परफॉर्मेंस जो है वो भी पुअर हुआ है। इवन दी साउथ एशिया, इवन दी सब सहारन रीजन फेड बेटर देन साउथ एशिया, राइट। तो साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीकन रीजन का सब सहारन रीजन है उनका भी रिजल्ट साउथ एशिया से अच्छा हुआ है। एंड हेंस द सेकंड स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। अगेन ये आर्टिकल जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेंशन किया गया है, हेंस इट वाज इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली अबाउट असेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन? यहां पे प्रिंसली स्टेट दिए गए हैं और यहां पे दिया गया है वे ऑफ असेशन। फर्स्ट जूनागढ़ बाय वे ऑफ प्लेबिसाइट, सेकेंड हैदराबाद बाय वे ऑफ पुलिस एक्शन, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर बाय वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो चलिए देखते हैं कौन सी पेयर करेक्टली मैच की गई है। सो आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। तीनों जो है वो करेक्ट है। जूनागढ़ के अंदर ये जनमत लिया गया था प्लेबिसाइट और वो रीजन था फॉर द असेशन ऑफ जूनागढ़। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। हैदराबाद के अंदर जो ऑपरेशन पोलो कंडक्ट किया गया था फॉर द पुलिस एक्शन टू असेस द हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन। एंड थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये अटैक किया था तो उस टाइम पे वहां के जो महाराजा हरी सिंह है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन किया था। सो तीनों पैड्स करेक्ट है, हेंस आवर आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना नया मैप जो है वो रिलीज किया था और उसके अंदर जो जूनागढ़ का एरिया है वो उन्होंने अपने मैप में इंसर्ट किया था। एंड इस वजह से ये जो प्रिंसली स्टेट का असेशन है स्पेशली जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर वो न्यूज में है। Question number 9. Which of the following statement is or are correct? First, Scientific Policy Resolution 1958 laid the foundation of the scientific enterprise and scientific temper in India. Second, the decade of 2010 to 2020 was declared as a decade of innovation under Science, Technology and Innovation Policy 2013. So, चलिए देखते हैं कौन सा statement correct होगा। The answer will be C, both 1 and 2. दोनों statement जो है वो correct है।
एक्चुअली यहाँ पे ये जो पॉलिसी दी गई है साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958, इट वाज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, राइट। तो साइंस के ऊपर सबसे पहली पॉलिसी ये बनाई गई थी। देन इट लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज एंड साइंटिफिक टेम्पर इन इंडिया। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। लेटेस्ट पॉलिसी जो है वो 2013 में बनी थी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर डेकेड है उसको डेकेड ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया गया है। तो ये सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अब आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है, एकेडमिक रिसर्च इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, जहां पे हमारी जो लेटेस्ट पॉलिसी है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, उसके काफी प्रोविजंस को मेंशन किया है यहाँ पे, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। एंड हाउ एकेडमिक रिसर्च एंड पोस्ट एकेडमिक रिसर्च आर बेनिफिशियल टू आवर कंट्री, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एकेडमिक रिसर्च इज नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको साइंस के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी होगी। एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ न्यू पॉलिसी that is based on science, technology and innovation, and it is likely to be introduced very soon. Question number 10. Which of the following statement is or are correct about Right to Education Act 2009? इस एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, the act mandates 25% reservation for disadvantaged section of society. Second, the cost of education under this act is borne by central government only. Third, it lays down the norms and standards related to pupil-teacher ratios. तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी 1 and 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो 25% रिजर्वेशन की बात करते हैं वो करेक्ट है। 3 सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है अंडर RTE एक्ट। फर्स्ट इज SCs एंड STs, फिर उसके बाद है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। तो ये 3 कैटेगरी के लिए 25% रिजर्वेशन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अंडर दिस एक्ट इज बॉर्न बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ओनली वर्ड जो है वो गलत है। आंसर होगा सी 1 and 3। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि प्यूपिल टू टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, इसके भी नॉर्म्स इस पर्टिकुलर एक्ट में दिए गए हैं। So our answer will be C 1 and 3। अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, कैन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फिक्स एक्सेस टू यूनिवर्सल एजुकेशन। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर प्रोविजंस है उनको किस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, राइट। सो देयर आर कंसर्न्स दैट द पॉलिसी अबैंडन्स द स्टेट्स कमिटमेंट अंडर द RTE एक्ट। तो ये आर्टिकल अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।